Hello everyone, welcome to our channel and today we will start the chapter vectors। तो देखिए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे कि आप इस चैप्टर्स को है ना थोड़ा हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि जो आने वाले अगले चैप्टर्स होंगे उनमें इसका बहुत ही यूज़ होगा। जैसे कि आगे आएगा काइनेमेटिक्स। आगे जब काइनेमेटिक्स आएगा तो उसमें भी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज़। उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फोर्स, उसमें भी वेक्टर क्वांटिटीज़ का यूज़ आएगा। आगे रोटेशन में यूज़ आएगा और पूरी फिज़िक्स मतलब कि वेक्टर तो आएगा ही आएगा, आप चाहे कोई चैप्टर पढ़िए। तो अगर आपने इसको थोड़ा भी मतलब वैसे इग्नोर किया तो आपको भारी पड़ सकता है। तो आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर को है थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। तो आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर वेक्टर्स। तो आप लोग वैसे जानते ही होंगे कि क्वांटिटीज़ जो हैं दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्केलर और दूसरी क्वांटिटी होती है वेक्टर, जो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। पर ये इंट्रोडक्शन है तो देख लेते हैं क्या होता है। अब तो देखिए मेन बात यहाँ पे आती है कि डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब डायरेक्शन मतलब कि स्केलर्स के पास डायरेक्शन नहीं होती है और वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होती है। अब ये डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन होना ना होना ये क्या चीज़ है, तो ये देखते हैं कि मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपने सोचा कि आप स्कूल के एग्ज़ाम्स में 90% स्कोर करेंगे, आपने ये सोच लिया, पर आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। आपको यही नहीं पता कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। मतलब आप बिना किसी डायरेक्शन के अन्ना तुक्की चले जा रहे हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे बस। लेकिन आपने सोच लिया कि हमको 90% लाने हैं तो आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे। लेकिन उसी जगह पे वेक्टर्स के पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, एक फिक्स डायरेक्शन होती है कि अगर किसी बच्चे ने सोचा है कि उसको 90% लाने हैं तो वो किस तरीके से लाने हैं, हर सब्जेक्ट पढ़ना है, अच्छे से डीपली पढ़ना है, तो वो वेक्टर हो जाएगा। उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है पढ़ाई करने की। तो जीवन में हम लोगों को वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरह बिहेव करना चाहिए, ना कि स्केलर्स की तरह। और नेक्स्ट बात आती है कि मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड यानी कि किसी चीज़ की वैल्यू मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू। अब जैसे कि आपने जब यहीं पे देखा था कि 90% लाने हैं, तो सोचा तो इसने भी था कि 90% लाने हैं और इसने भी सोचा था, तो दोनों के पास मैग्नीट्यूड तो पूरा है ही। मतलब इसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा और इसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा। तो अब तक हमने देखा कि स्केलर क्वांटिटीज़ के पास डायरेक्शन नहीं होती है, जबकि वेक्टर के पास होती है, मैग्नीट्यूड दोनों के पास होता है। और थर्ड बात बहुत ही इम्पोर्टेंट आती है कि स्केलर्स फॉलो सिंपल एडिशन फॉलो करते हैं। कि मतलब ये जो स्केलर्स हैं ये सिंपल एडिशन फॉलो करते हैं। ये सिंपल एडिशन क्या होता है? जैसे कि आप यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए आपने एक बॉक्स लिया, इसमें आपने यहाँ से 3 kg शुगर डाल दी, और जब आपने ये 3 kg शुगर यहाँ पे फिल कर दी तो आपने फिर यहाँ से आपने 3 kg डाल दी और फिर आपने यहाँ से 4 kg शुगर फिर डाल दी। अगर आपने यहाँ से 3 kg डाल दी थी पहले ही और फिर आपने 4 kg डाल दी, तो यहाँ पे टोटल शुगर पूछी जाए आपसे तो आप क्या बताएंगे कि 3 kg पहले डाल दी थी, फिर 4 kg डाल दी, तो टोटल कितना हो गया? टोटल 7 kg हो गया। तो ये सिंपल मैथमेटिकल मतलब कि सिंपल मैथमेटिक्स फॉलो आ रही है। 4 3 आपने सीधे सीधे जोड़ दिए, 7 बिना दिमाग लगाए आप ऐसे जोड़ दिए। तो ये सिंपल एडिशन फॉलो करते हैं, स्केलर्स फॉलो सिंपल एडिशन। अब तक आपको ये पता चल गया होगा। तो वहीं पे अगर यहाँ पे देखें तो वेक्टर्स में इतना
आसान खेल नहीं होता है। वेक्टर फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर्स फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अभी मैं आपको इसके बारे में अच्छा फील दूंगा, मतलब फिज़िक्स जब तक आप फील नहीं करेंगे ना, जब तक आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो अभी मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है। आपको अभी वेक्टर्स की पूरी फील मिलेगी, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा देख लेते हैं। और अगर यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करी जाए, जैसे कि स्केलर्स में एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे कि स्केलर्स में एग्जांपल हो गया डिस्टेंस। अब डिस्टेंस मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर चला, लेकिन कहाँ चला, कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन मैग्नीट्यूड पता है कि 5 मीटर चला, तो यही होता है डिस्टेंस। और नेक्स्ट बात करी जाए तो स्पीड। स्पीड जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चला जा रहा है, लेकिन कहाँ चला जा रहा है, कोई नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं पता है, लेकिन 10 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड पता है, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन नहीं पता है। और अगर वेक्टर्स में उसी जगह पे एग्जांपल्स में देखा जाए तो जैसे कि वेलोसिटी। वेलोसिटी का एग्जैक्टली मतलब है कि स्पीड के साथ साथ अगर आप डायरेक्शन भी अटैच कर दें, स्पीड के साथ अगर आप डायरेक्शन अटैच कर देते हैं तो वेलोसिटी बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्पीड दी हुई थी 10 मीटर पर सेकंड, अगर आप ये 10 मीटर पर सेकंड तो ऐसे ही लिखते हैं, प्लस अगर आप इसके साथ कोई डायरेक्शन अटैच कर दें, मान लीजिए आपने ईस्ट। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन क्या है, व्हाट एक्चुअली वेक्टर्स की नीड ही क्या है। अब जैसे कि मानिए सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सबसे पहले 3 मीटर ऐसे चले, कहाँ चले, 3 मीटर ईस्ट की तरफ चले, फिर 4 मीटर नॉर्थ चले, तो आप स्टार्टिंग वाले पॉइंट से कितना दूर पहुंच गए। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल पाइथागोरस लगा सकते हैं कि मतलब स्टार्टिंग वाले पॉइंट से आप यहाँ पे 5 मीटर पहुँच गए। अब आपने ये कैसे किया कि ये ट्रिपलेट बनता है कि अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा ही होगा। तो आप स्टार्टिंग वाले पॉइंट से 5 मीटर पहुँच गए। तो आपने देखिए यहाँ पे क्या किया, 3 + 4 = 5 ऐसे आ गया। आप स्टार्टिंग वाले पॉइंट से 5 मीटर दूर पहुँच गए। लेकिन उसी जगह अगर आप यहाँ देखें तो मान लीजिए आप 3 मीटर ऐसे चले, फिर 4 मीटर फिर ऐसे चले। अब आपसे पूछा जाए आप स्टार्टिंग वाले पॉइंट से स्टार्टिंग से कितना दूर पहुँच गए, आप स्टार्टिंग से कितना दूर पहुँच गए। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, और ये फाइनल पॉइंट है। तो आप कितना दूर पहुँच गए, तो आप यहाँ पे कहेंगे आपकी 7 पहुँच गए, मतलब 7 मीटर पहुँच गए। यहाँ आपने जोड़ा 3 + 4 = 7। और अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें कि मान लीजिए आप 3 मीटर ऐसे गए, 3 मीटर ऐसे गए, और फिर 4 मीटर ऐसे चले आए, 4 मीटर ऐसे आ गए। अब आपसे पूछा जाए कि आप स्टार्टिंग वाले पॉइंट से कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस हो गया। ये कितना डिस्टेंस है, ये 1 मीटर है। तो यहाँ पे आप देखें कि आपने 3 + 4 किया तो वो 1 आ गया। अब देखिए जोड़ तो आप 3 + 4 ही रहे हैं, यहाँ भी 3 + 4 जोड़ रहे हैं, यहाँ भी, लेकिन आंसर हमेशा अलग अलग आ रहा है। तो ये वेक्टर की नीड है। वेक्टर मतलब कि सिंपल नहीं है, सिंपल है मतलब ऐसे कि आप सिंपल स्केलर्स की तरह इन्हें नहीं जोड़ सकते हैं कि जैसे अब तक आपने देखा था कि 2 + 2 4 कर दिया और इस टाइप का, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे अलग रूल्स लगते हैं, मतलब कि लॉज लगते हैं वेक्टर्स के, वो हम आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। पर ये सिंपल उनकी तरह नहीं जोड़ते हैं कि मतलब आपने 2 + 2 4 कर दिया तो ऐसे हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो हम अब नेक्स्ट बात देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन क्या है, वेक्टर्स रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन यानी कि वेक्टर को बनाना। वेक्टर को बनाया कैसे जाता है ये देखेंगे। अब आप लोग यहाँ पे देखते हैं वेक्टर को कैसे बनाया जाता है। देखिए ये बना हुआ है वेक्टर, वेक्टर को ऐसे ही बनाया जाता है।
अगर आप इसको थोड़ा बड़ा कर लें तो ये कुछ इस तरीके का एक एरो बना हुआ है। ये एरो बना है तो मतलब कि अब यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब किसी वेक्टर की वैल्यू, वो इस एरो की लेंथ बताएगी। मतलब कि जितना लंबा ये एरो होगा, जितना लंबा ये एरो होगा उतना इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो बना हुआ है, ये सिंबल, ये डायरेक्शन बताता है। ये यहाँ से हमको डायरेक्शन पता चलती है। मान लीजिए कि कोई वेक्टर बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कि कोई फोर्स है 100 न्यूटन का ईस्ट की तरफ, कोई फोर्स है 100 न्यूटन का ईस्ट की तरफ। अब मान लीजिए इतनी लेंथ है, ये 100, ये लेंथ है 100 और ईस्ट की डायरेक्शन है, मतलब ऐसे ईस्ट की डायरेक्शन हो गई, ये ईस्ट की डायरेक्शन है, तो ये फोर्स बन गया 100 न्यूटन का ईस्ट की तरफ। तो ऐसे वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई दूसरा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, ये है कि डिस्प्लेसमेंट है मान लीजिए 1000 मीटर साउथ, 1000 मीटर साउथ है, तो आप साउथ की डायरेक्शन ऐसे बना दीजिए और मान लीजिए कि ये 1000 लेंथ है। तो आप कोई भी वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का, वो भी देख लेते हैं। उसके लिए पहले इसको रब करते हैं, फिर आगे समझते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे वेक्टर रिप्रेजेंट होता है। दूसरा वैसे सच कोई तरीका नहीं है, बस इसी के टाइप हैं। आगे सिम्बॉलिकली वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा वो बताएंगे। मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है A=4 यूनिट्स, कोई वेक्टर है 4 यूनिट्स का, वो ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। हाँ, तो अब यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है A=4 यूनिट्स, सब में 4 यूनिट्स तो लिखा हुआ है, यहाँ भी 4 यूनिट्स लिखा हुआ है। A=4 यूनिट्स, A=4 यूनिट्स, यहाँ पे डायरेक्शन भी साथ में अटैच है। यहाँ पे भी लिखा है कि A=4 यूनिट्स। यहाँ पे ये थोड़ा इसको बोल्ड कर दीजिए, ये भी A ही लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना होइएगा। A=4 यूनिट्स, यहाँ पे भी डायरेक्शन लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे आपको एक अंतर दिख रहा होगा, एक डिफरेंस दिख रहा होगा। ये ए देखिए, यहाँ पे सिंपल ए लिखा है, यहाँ पे मॉड ए लिखा है, यहाँ पे ए के ऊपर ये एक एरो बना दिया है, यहाँ पे ए को बोल्ड कर दिया गया है। अब देखिए, अगर यहाँ पे ये जो सिंपल ए लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सिंपल A=4 यूनिट्स लिख दिया तो मतलब कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है, किसी वेक्टर की वैल्यू पता चल रही है। वैसे ही अगर मॉड ए लिखा है तो उस वेक्टर की सिर्फ वैल्यू बता रहा है, वो यहाँ पे कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं पता चल रही, बस यहाँ पे किसी भी मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता चल जा रही है। लेकिन अगर आपने किसी के ऊपर ऐसे वेक्टर के ऊपर ऐसे ये वेक्टर का साइन बना दिया, इसको वेक्टर का साइन कहते हैं, तो यहाँ पे ये पूरा वेक्टर ही रिप्रेजेंट हो रहा है। वेक्टर मतलब कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो पता चल ही रहा है, प्लस यहाँ पे उसकी डायरेक्शन भी पता चल जा रही है। वहीं पे अगर आप इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, मतलब इसी को थोड़ा बोल्ड तरीके से लिख देते हैं, तो वो भी पूरा वेक्टर ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होता है। मान लीजिए कि आपने ऐसे लिख दिया कोई वेक्टर की F=100 न्यूटन, तो ये गलत हो गया। अब पहली गलती क्या है इसमें, आपने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बनाई। मतलब अगर आपने ये लिख दिया कि 100 न्यूटन ईस्ट की तरफ लग रहा है, अब आप सोचेंगे अब तो सही हो गया, अब तो डायरेक्शन भी आ गई, नहीं, लेकिन ये अभी भी गलत है।
अभी क्यों गलत है? क्योंकि अभी आपने यहाँ पे एरो नहीं बनाया है, ऐसा वेक्टर का साइन नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पे जब तक आप ये वेक्टर का साइन नहीं बनाएंगे ना, जब तक वो वेक्टर पूरा माना ही नहीं जाएगा। यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है कि जैसे आपको एक्सेलरेशन, मान लीजिए कि कोई बॉडी चल रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वेस्ट की तरफ। अभी आप सोच सकते हैं कि ये कंप्लीट एक क्वांटिटी लिखी हुई है, लेकिन अभी आप गलत हैं। ये अभी एक पूरी कंप्लीट क्वांटिटी है ही नहीं। अभी आप इसको एक पूरी कंप्लीट क्वांटिटी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अभी आपने इसके ऊपर ये साइन नहीं बनाया। मतलब आप ये चीज़ याद कर लीजिए, रट लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे ये वेक्टर का साइन नहीं बनाया ये, तो वेक्टर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अगर आपने ये साइन नहीं बनाया ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ये आप साइन बना देंगे तो पूरा पूरा वेक्टर होगा। ये रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अगला हम लोग देखेंगे कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। वो भी हम लोग को देखना है कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। अब तक तो हमने सिर्फ वेक्टर की बेसिक बेसिक बातें करी थी। अभी हम और आगे, जैसे आगे आगे लेक्चर बढ़ते जाएंगे और इंटरेस्टिंग वे में हम आगे पढ़ते जाएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। ये तो अभी बस स्टार्टिंग है कि मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें। अभी तो आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा कि ये सब तो हमें पता ही है, कुछ अच्छा बताइए। लेकिन अच्छे के लिए फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करना पड़ता है। अगर आपको बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होने लगेगी, आप लोगों को डर लगेगा। फिज़िक्स में जब तक आप डरते रहेंगे ना, मतलब आप फिज़िक्स से डरना नहीं चाहिए। फिज़िक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप लोग इसको फील करिए, समझिए, तो आपको मज़ा आएगा। अगर आप थ्योरेटिकली ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो कोई बात नहीं है, बोझ लगेगा। फिज़िक्स को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। तो आप लोग इस बात को समझिए कि थोड़ा अच्छे से फील करके समझिए कि हर चीज़ स्केलर होती है कि या वेक्टर होती है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अभी देखिए कि अगर जब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो आधे लोग इसी में डर जाएंगे, इतने सारे वेक्टर होते हैं, क्या होता है, कैसे पढ़ेंगे, क्या याद होगा। आपको डरना नहीं है। आपको पहले ही चेतावनी दे दूं कि अभी जैसे ही मैं लिखूंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और लिख दूंगा सारे टाइप, तो आधे लोग बेहोश हो जाएंगे कि इतने सारे टाइप हैं। तो लेकिन इनसे डरिएगा नहीं। तो देखिए आप शुरू करते हैं, लिखते हैं कि कितने टाइप के वेक्टर होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो पहला होता है कि एक होता है इक्वल वेक्टर, दूसरा होता है अनइक्वल वेक्टर, फिर एक होता है कि ये सब हम डिस्कस करेंगे, अभी घबराइएगा नहीं। एक होता है पैरेलल वेक्टर, एक होता है एंटी पैरेलल वेक्टर, और एक होता है कि कोलिनियर वेक्टर, एक होता है कोलिनियर वेक्टर हो गया। कोलिनियर के बाद एक वेक्टर होता है कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, एक होता है ज़ीरो वेक्टर। अब आप सोचेंगे कि ये ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, सब पढ़ेंगे, चिंता ना करिए। एक होता है यूनिट वेक्टर और एक होता है कॉन्करेंट वेक्टर। हाँ, तो अब ये देखिए 9 टाइप के वेक्टर्स होते हैं। इक्वल वेक्टर, अनइक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर, कोप्लेनर, ज़ीरो, यूनिट और कॉन्करेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। तो इक्वल वेक्टर वो होता है कि जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, साथ ही उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, ये होते हैं इक्वल वेक्टर्स। अब ये इक्वल वेक्टर्स ये होते हैं, मान लीजिए कि कोई वेलोसिटी वेक्टर है v1, वो है 5 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए कोई वेलोसिटी वेक्टर v1 है और उसको वो है कि 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ है उसकी डायरेक्शन। और कोई वेलोसिटी वेक्टर v2 है, वो भी देखिए, अगर उसको इक्वल वेक्टर होना है तो उसको मैग्नीट्यूड तो अब सेम होना ही पड़ेगा, मतलब कि 5 तो उसका मैग्नीट्यूड होना ही चाहिए, और साथ ही में उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए मतलब कि वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए, तो उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए ईस्ट की तरफ। तो ये
अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो 5 तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन इसकी ईस्ट की तरफ हो गई। ये हो गया v1 वेक्टर और v2 वेक्टर हो गया कि ये v5 होना चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ईस्ट की तरफ होनी चाहिए, तो ये हो गया v2 वेक्टर। अगर आपको इक्वल वेक्टर समझ में आ गया तो अब अनइक्वल वेक्टर आपके लिए समझना बहुत आसान है, मतलब हलवा चीज़ है। अब अनइक्वल वेक्टर क्या है कि मतलब कि आप ये समझिए कि अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में से कोई एक भी चीज़ अगर डिफरेंट हो गई तो वो अनइक्वल वेक्टर हो जाएंगे। मान लीजिए कोई वेक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए ए वेक्टर आपको दिया हुआ है कि 5 मीटर पर सेकेंड है वेस्ट की तरफ। अब मान लीजिए कोई बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए सेम है, उसका मैग्नीट्यूड है सेम 5 मीटर पर सेकंड उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन आपको उसको बनाना अनइक्वल वेक्टर है। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि आप उसकी डायरेक्शन अलग कर दीजिए, मान लीजिए नॉर्थ कर दीजिए, नॉर्थ कर दीजिए। कोई वेक्टर है वेस्ट की तरफ है, मतलब कि ए वेक्टर ऐसा हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, ये हो गया ए वेक्टर। और अगर मान लीजिए है बी वेक्टर तो उसका भी मैग्नीट्यूड 5 है लेकिन नॉर्थ की तरफ, ये मैग्नीट्यूड 5 है लेकिन डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, तो ये हो गया अनइक्वल वेक्टर। तो नेक्स्ट बात आती है कि पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं। पैरेलल वेक्टर मतलब होता है कि बस अगर किसी की डायरेक्शन सेम है किसी वेक्टर की तो वो पैरेलल वेक्टर माना जाएगा। मान लीजिए अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन ओनली, बस डायरेक्शन ही डायरेक्शन सेम है और कुछ सेम नहीं है ना, मैग्नीट्यूड सेम है और कुछ होता भी क्या है, मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बस डायरेक्शन सेम है। कोई वेक्टर मान लीजिए ऐसा है कोई वेक्टर, अब आपको पैरेलल वेक्टर बनाना है तो पैरेलल वेक्टर बनाना है तो आप उसको अगर ऐसा दूसरा वेक्टर ऐसा बना दीजिए तो डायरेक्शन तो देखिए इसकी भी सेम है और इस वेक्टर की भी सेम है। सीधा नहीं बना यार, ये थोड़ा सीधा बना है, हाँ। तो डायरेक्शन इसकी भी सेम है और इन दोनों की डायरेक्शन आपस में सेम है, तो ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे। आप दूसरा वेक्टर ऐसा बना दीजिए, डायरेक्शन तो इसकी भी सेम है, तो ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे। ये सारे पैरेलल वेक्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। पैरेलल वेक्टर्स मतलब कि जिनकी डायरेक्शन सेम हो वो पैरेलल वेक्टर्स होंगे। अब बात आती है कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। एंटी पैरेलल मतलब पैरेलल का उल्टा कर दीजिए, डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। मतलब कि एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर ऐसा बनाइए, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन बना दीजिए। और इनके बीच में एंगल कितना होता है, जो इसकी जो टेल है ना वेक्टर की, ये टेल, ये दोनों की टेल मिला दीजिए और इनके बीच का जो एंगल होगा वही वही होता है इनके बीच का एंगल। अगर आप इनकी टेल से टेल ऐसे इसकी टेल इससे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे तो इनके बीच में ये एंगल कितना है 180 डिग्री। तो एंटी पैरेलल में एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो यही बात है कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो वो एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स कंप्लीट, पैरेलल समझा दिया, अनइक्वल हो गया। अब बात आती है कोलिनियर वेक्टर्स की। कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं कि मतलब जो एक लाइन में आ जाए। कोई भी वेक्टर अगर एक लाइन में फॉल कर जाते हैं तो वो एंटी पैरेलल वेक्टर, सॉरी कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। मान लीजिए कोई एक लाइन ऐसी डॉटेड, ये एक लाइन है, इस पे जितने भी वेक्टर आएंगे वो आपस में कोलिनियर होंगे। ये एक लाइन पे वेक्टर है, मान लीजिए ये दूसरा वेक्टर है, इसी लाइन पे तीसरा वेक्टर है, तो ये सारे के सारे वेक्टर कोलिनियर होंगे। कोलिनियर वेक्टर मतलब कि जो वेक्टर एक लाइन पे फॉल कर गए वो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, तो वो कोलिनियर वेक्टर हो गए। अब नेक्स्ट आता है कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। कोप्लेनर वेक्टर वो होता है कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर अगर एक प्लेन में लाई कर जाते हैं तो वो हो जाएंगे कोप्लेनर वेक्टर। अब इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये जो वाइट बोर्ड है ये एक 2D बोर्ड है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस दी हुई है और ये वाई एक्सिस दी हुई है। इस प्लेन में जितने भी वेक्टर लाई करेंगे, मान लीजिए कोई वेक्टर ये है, कोई वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये जितने भी ये सारे वेक्टर्स दिए हुए हैं
ये सारे एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। अब कोई भी दो या तीन या कितने भी वेक्टर्स कोप्लेनर हो सकते हैं। मतलब तीन वेक्टर ऐसे हो सकते हैं कि मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये दो वेक्टर हो गए, तीसरा वेक्टर ऐसे बना दीजिए, एक वेक्टर ये है, ये तीनों वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, मान लीजिए इसका नाम ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। तो ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये आपस में कोप्लेनर वेक्टर होंगे। मतलब तीन वेक्टर ज़रूरी नहीं है कि कोप्लेनर हो। मान लीजिए ये दो वेक्टर तो ऐसे ही हैं, तीसरा वेक्टर मान लीजिए ऐसा है, ऐसा, ये 3D में ऐसा है, ऐसा। मतलब इसको आपने ऐसे ऊपर रख दिया इस साइड, मतलब इस साइड ये आपकी तरफ ऐसे पॉइंट कर रहा है, तो ये अगर वेक्टर ऊपर आ गया तो ये दोनों तो कोप्लेनर हो गए। लेकिन जो तीसरा बचा था वो प्लेन से बाहर चला गया, तो तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और कोप्लेनर नहीं भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए इस चैप्टर के जितने नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इसकी डीपीपी ज़रूर लगाइएगा। डीपीपी से ये होता है कि आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, और जो इसके नोट्स हैं अगर वो आप बना ले तो अच्छी बात होगी, क्योंकि आपके लिए अच्छा रहेगा कि नोट्स भी बनते रहेंगे आपके साथ में, तो आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। तो नोट्स आप बनाइए, आपको बनाना चाहिए, मैं तो यही बताऊँगा, बाद बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन डीपीपी तो आपको लगानी चाहिए। नोट्स तो बनाइए, और आपसे क्या बताऊँ, ना बनाइए ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। अब देखिए 7th नंबर पे आता है हमारा ज़ीरो वेक्टर। ये ज़ीरो वेक्टर क्या होता है? ज़ीरो वेक्टर वही होता है यार, साफ साफ आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाए। अगर मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो गया तो डायरेक्शन का क्या होगा? मतलब डायरेक्शन इसकी अन्ना तुक्की कुछ भी ले लो, डायरेक्शन इसकी होती है आर्बिट्रेरी, 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 आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब कि रैंडम डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, रैंडम या एनी, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, जो मर्जी ले लो। डायरेक्शन मतलब उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो आप चाहे, मतलब इस डॉट से भी नहीं है, इस डॉट का तो फिर भी कुछ मैग्नीट्यूड है, ये डॉट से भी गया गुजरा, कुछ मैग्नीट्यूड ही नहीं है। अब ये वेक्टर नहीं है, तो आप चाहे यहाँ डायरेक्शन ले लो, चाहे यहाँ डायरेक्शन ले लो, चाहे जहाँ ले लो, मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि इसका कुछ है ही नहीं। अब देखिए कोई भी, ये बात आती है कि मान लीजिए कोई फोर्स है, तो उसको मैं ज़ीरो कहूँ, इफ़ आई से कि कोई फोर्स ज़ीरो है, तो ये बात गलत हो गई। वो फोर्स ज़ीरो नहीं होगा, वो फोर्स ज़ीरो वेक्टर होगा। फोर्स कभी ज़ीरो नहीं होता, फोर्स एक ज़ीरो वेक्टर होता है। तो ये बात आप समझिए कि फोर्स या कोई भी वेक्टर कभी ज़ीरो नहीं कहना चाहिए, उसको ज़ीरो वेक्टर कहा जाता है। और उसकी डायरेक्शन तो आपकी जो मर्जी है वो ले लीजिए, डायरेक्शन से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट बात आती है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो देखिए यूनिट वेक्टर बहुत ज़रूरी है, इसको समझना चाहिए, और आगे ये बहुत काम आएगा। यूनिट वेक्टर मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड, तो देखिए मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड तो हमेशा ही 1 होता है। और रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये इसका मतलब कि इसका सोल पर्पस क्या है, मतलब ये बना ही किस लिए यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इसलिए बना है कि ये आपको डायरेक्शन बता सके, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन क्या होगी, उस चीज़ के लिए यूनिट वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, डायरेक्शन आपको अभी बताएंगे। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, ये और ये यूनिट वेक्टर है, तो इसके ऊपर कैप लगा दीजिए, टोपी लगा दीजिए, इसको पढ़ा जाता है ए कैप, और इसको ऐसे पढ़ा जाता है ए कैप। अब मान लीजिए कोई ये ऐसे प्लेन दिए हुए हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अगर कोई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है, तो उसको कहा जाएगा एक्स कैप। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ है, अगर एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसको कहा जाएगा एक्स कैप, तो वेक्टर होगा एक्स कैप यूनिट वेक्टर।
कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर अगर वाई की डायरेक्शन में है तो उसको उस वेक्टर को कहा जाएगा वाई कैप, वो यूनिट वेक्टर वाई कैप हो गया। और अगर कोई यूनिट वेक्टर जेड की तरफ है तो उसको उस वेक्टर को कहा जाएगा जेड कैप। ऐसे होते हैं। और यूनिट वेक्टर का काम होता है कि आपको डायरेक्शन बताता है। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमारे आगे बहुत काम आए, मतलब बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है यूनिट वेक्टर, समझना बहुत ज़रूरी है। और तो नेक्स्ट आता है हमारा कि कनकरेंट वेक्टर क्या होता है। कनकरेंट वेक्टर वो होता है कि मतलब कि जो एक ही पॉइंट पे एक्ट करे। मतलब कि मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है, इस पे कोई वेक्टर ऐसे है, मान लीजिए ये फोर्स है, फोर्स वेक्टर ऐसा एक ऐसा, फोर्स एक लग रहा है ऐसा, एक लग रहा है ऐसा, ये सारे ही फोर्स हैं। एक ये फोर्स वेक्टर ऐसा लग रहा है, तो मतलब कि एक पॉइंट पे जितने भी फोर्स लगते हैं तो वो सारे कॉन्करेंट वेक्टर्स होते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर्स होते हैं। तो ये हमारा लास्ट वेक्टर था। अब ये बात ख़त्म होती है कि टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है। टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर ख़त्म तो ख़त्म। अब कुछ तो इंटरेस्टिंग आएगा। बोरियत ख़त्म हुई। बाबू भैया बोर तो नहीं हो रहे हैं जी? आइयो, मैं तुमको बताता है कि बोर नहीं होना है, तुम फिर भी बोर हो रहा है। थोड़ा मुस्कुराइए जी, मुस्कुरा रहा है ना। अगला मैं बताएगा शिफ्टिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। अरे दादा थक गए महाराज। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स ये होता है कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर आपको ऐसे दिया है, ए वेक्टर, ए वेक्टर ऐसा दिया है, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये वेक्टर जो है इसको आप पैरेलली ऐसा कैसा उठा के यहाँ बना दीजिए। तो आप इसको अगर ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे ये आ गया वेक्टर ए, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ये वेक्टर आपने ऐसे शिफ्ट कर दिया, कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर दिया, तो इस वेक्टर को शिफ्ट किया तो आपने कोई गलत नहीं है। इसमें पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स होती है। कोई वेक्टर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है ऐसा, तो आप इसको ऐसा यहाँ से उठा के यहाँ पे ऐसा रख दीजिए ऐसे, तो कोई गलत नहीं है। तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स होती है और ज़रूर होती है, और आगे करेंगे। और बस यही है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स ख़त्म। इसमें इतना ही था कि अगर आपको ये देखना है कि वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है तो जी बिल्कुल शिफ्ट किया जा सकता है। वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, अपनी मर्जी से चाहे जहाँ शिफ्ट ना कर दीजिएगा, वो घोर पाप होगा। अगली बात आती है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये क्या होता है? कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं पहले, फिर आपको उनसे समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं कि फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला ये है कि एक वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर ऐसा, इनके बीच में है एंगल 90 डिग्री। और दूसरा लिखा हुआ है कि एक वेक्टर है ऐसा, एक ये ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ पे एंगल है 150 डिग्री। तीसरा है कि एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री।
चौथा यहाँ लिख देते हैं कि एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, और यहाँ पे एंगल है 120 डिग्री। अगर आपसे यहाँ पूछें कि इन सारे वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, तो आप लोग कहेंगे तुम पूरे पगले हो, तुम हो माँ गधा इंसान, दिख नहीं रहा है यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, यहाँ 150 है, यहाँ 60 है, यहाँ 120 है। लेकिन भाई आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि आपने ये जो सोचा ये बहुत गलत है, ये बकवास चीज़ है एकदम। ऐसे वेक्टर्स के बीच में एंगल नहीं बताया जा सकता है। वेक्टर के बीच में एंगल तब बताया जाता है कि अगर वो वेक्टर्स टेल टू टेल या फिर और हेड टू हेड, अगर वो वेक्टर्स ऐसे अटैच हैं, वो उनकी पूंछ से पूंछ मिली है या उनकी खोपड़ी से खोपड़ी मिली हुई है, तो ही वो होंगे, तो ये आप उनके बीच में एंगल बताएंगे। तो ये वेक्टर का हेड होता है और ये पीछे वाली चीज़, ये पूंछ, ये टेल होती है। ये हेड कहा जाता है, ये टेल होता है। जब किसी वेक्टर को कोई दो वेक्टर अगर टेल टू टेल या हेड टू हेड जुड़े हुए हैं, तभी आप उनके बीच में एंगल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये वेक्टर टेल टू टेल मतलब पूंछ से इनकी पूंछ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, तो ये पूरा करेक्ट है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इनके बीच का एंगल थीटा वो है 90 डिग्री। अब ये देखिए यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है, ये एक का हेड जुड़ा है और दूसरे की टेल जुड़ी है, तो आप कहेंगे अब इनके बीच में एंगल कैसे बताएं। तो भैया अभी तो पढ़ी थी पीछे कि इनका पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। पैरेलल शिफ्ट मतलब इसी लाइन के अलॉन्ग इसको ऐसे आगे बढ़ा दीजिए। अगर आप इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे तो इनके बीच में यहाँ एंगल कितना हो गया, यहाँ एंगल हो गया, यहाँ एंगल हो गया 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे ये देखिए ये वेक्टर, अब इसको हटा दो, इसको आपने आगे शिफ्ट कर दिया, ये वेक्टर हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। ये क्योंकि टेल से ये टेल जोड़े हुए हैं, तो इनके बीच में थीटा कितना हो गया, थीटा बराबर 30 डिग्री। ये हो गया इनके बीच का एंगल। अब यहाँ पे थर्ड केस में ये देखिए, ये तो हेड टू हेड जुड़े ही हुए हैं, तो और इनके बीच में है एंगल 60 डिग्री, तो यहाँ पे आप थीटा बराबर 60 डिग्री डायरेक्टली कह सकते हैं। यहाँ पे थीटा बराबर 60 डिग्री कहा जा सकता है। और फोर्थ केस में आप लोग नहीं कह सकते हैं। फोर्थ केस में इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए कि ये एक का हेड जुड़ा है और दूसरे की टेल जुड़ी है, लेकिन अगर आप इसको आगे ऐसे शिफ्ट कर देंगे तो आप यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो उसके बाद आप यहाँ कह सकते हैं इनके बीच में थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा हो गया 60 डिग्री। तो दिस वाज ऑल अबाउट एंगल बिटवीन वेक्टर्स। लेकिन अभी यहाँ पे हम एक बहुत अच्छा मतलब ढंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए था। अब एक बहुत अच्छा तो नहीं है, मतलब कि इससे थोड़ा उठा हुआ लेवल है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, वो हम लोग देख लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा, उसमें क्या किया जाएगा। 2 मिनट रुकिए, अभी फिर आपको बताते हैं। जी हाँ, आप लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए वेक्टर ऐसा दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ऐसा है, और इसी में एक ये डी वेक्टर निकला है, और ये है सी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल्स कितने हैं, इनके बीच में ये है 90 डिग्री, ये है 30 डिग्री,
ये है 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि आप एंगल बता दीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, ए एंड बी इनके लिए वेक्टर में पूछा गया है कि एंगल कितने हैं। दूसरा पूछा गया है कि बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, और पूछा गया है कि ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, और नेक्स्ट पूछा गया है कि बी वेक्टर एंड डी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। इतनी बातें आपसे पूछी गई हैं। तो अगर आपको ये बताना है तो अभी आप तो सीधे सीधे नहीं बता सकते हैं। सीधे सीधे क्यों नहीं बता सकते हैं? अभी तो ये वेक्टर अटैच ही नहीं है, मतलब यहाँ पे आप कैसे ही एंगल बता देंगे। तो इसकी अगर आप लोग पैरेलल शिफ्टिंग करें, ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसको उठा के पैरेलल शिफ्ट से इस यहाँ पे पुट कर दें। तो अगर आप लोग ये इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करके इसको यहाँ पे ऐसे ए वेक्टर ऐसा बना देंगे, मान लीजिए ये वेक्टर हो गया ए वेक्टर। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि ए और बी के बीच में कितना एंगल है। ए और बी के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए एंड बी के बीच में एंगल है 90 डिग्री। और अगर यहाँ पे आपसे पूछा था कि बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में 90 + 30, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तो 90 + 30 कितना हो गया 120 डिग्री। तो बी एंड सी के बीच में कितना हो गया 120 डिग्री भैया। यहाँ पे हो गया 120 डिग्री। ए और सी के बीच में पूछा है, तो ए और सी के बीच में तो यहाँ पे ये हो गया कितना 30 डिग्री। और बी और डी के बीच में पूछा है, तो बी और डी कितना हो गया, ये हो गया 120 और कितना हो गया, कहाँ बी और डी पूछा है ना यार, तो ये हो गया 120 90 180 210। तो बी और डी के बीच में एंगल हो गया 210 डिग्री। तो नेक्स्ट आता है कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो अब जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, मतलब वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि वेक्टर सिंपली ऐड नहीं हो सकते हैं, वेक्टर्स को ऐड करना बड़ा टेढ़ा काम है। तो मान लीजिए कि जैसे कि कोई वेक्टर ऐसा दिया हुआ है कि कोई 3 मीटर ऐसे चला ईस्ट की तरफ, 4 मीटर ऐसे चला, कहाँ चला नॉर्थ की तरफ, 4 मीटर चला नॉर्थ की तरफ, ये था ईस्ट की तरफ और ये था नॉर्थ की तरफ। ठीक बात। तो ये इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन। ये अगर ये ऐसे चला तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब इसकी ये इनिशियल से फाइनल कितनी दूर है या इनका एडिशन बताइए, तो 4 + 3 आपको इसका रिज़ल्ट बताना है। तो इसका रिज़ल्ट ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ जो इनिशियल पोजीशन थी इससे फाइनल पोजीशन को ऐसे ऐसे मिला दीजिए। तो अगर आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये आंसर 5 आ जाएगा और यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं 5। तो क्योंकि ये 90 डिग्री था तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चला 4 मीटर, ऐसे चला 3 मीटर, फिर ऐसे चला 4 मीटर, फिर ऐसे चला 3 मीटर। अब आपसे पूछा जाए कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये मान लीजिए ए पॉइंट, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये वेक्टर्स में से आपसे पूछा कि ये ए ई कितना होगा। ये ए ई पूछा मतलब ए ई इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा। रिजल्टेंट मतलब ये होता है कि जो आंसर होता है ना, फाइनल आंसर, जैसे इसमें ये फाइनल आंसर ये वाला आया, ये फाइनल आंसर 5, तो इसमें ये रिजल्टेंट कितना हो गया 5। यहाँ पे पूछा कि ये ए ई कितना होगा, तो ये ए ई इस तरीके से निकाल सकते हैं कि यही वाला ट्रायंगल यहाँ बन रहा है ए बी सी। अगर यहाँ से आप ए सी निकालें तो ए सी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये होगा कि ए सी इज इक्वल टू 5, यहाँ से आप लिख सकते हैं।
यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। और उसी तरीके से आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये भी 5 आ जाएगा। अगर आपसे कोई रिजल्टेंट पूछे कि ए ई कितना होगा तो ए ई की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं ए सी प्लस सी ई। तो ये हो जाएगा कि 5 + 5, तो ए ई की वैल्यू आ गई 10। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ए ई = 10। तो यहाँ पे ए ई हो जाएगा ए ई = 10 यूनिट्स। तो ए ई इसी तरीके से ए ई = 10 यूनिट्स आ जाएगा। तो दिस वाज वेक्टर एडिशन बाय हेड टेल मेथड। ये होता है इसका हेड, आपके लिए बता दें कि ये होता है इसका हेड। आगे का ये जो सर ये ऐसी डायरेक्शन बताता है और इसके पीछे ये जो पूंछ होती है ये होती है टेल, ये होती है टेल।